1 मई जैसे मजदूर दिवस है, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र दिवस भी है। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। इसके पहले इसे बम्बई राज्य के रूप में जाना जाता रहा और गुजरात का हिस्सा और महाराष्ट्र का हिस्सा मिलाकर बम्बई राज्य हुआ करता था। 1 मई 1960 से मुंबई में विदर्भ, खानदेश, मराठवाड़ा, कोंकण ये इलाके जोड़े गए और इसके बाद एक संयुक्त महाराष्ट्र बनाया गया, जिसे बाद में महाराष्ट्र नाम से जाना जाता रहा। क्या है महाराष्ट्र का 60 साल का सफ़र, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र देश के उन प्रगतिशील राज्यों में शामिल है जिसने देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया है। देश की बहुत सारी स्कीमें सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू हुई और वो धीरे धीरे देश में लागू हुई। कभी मराठा साम्राज्य की शान रही इस प्रदेश में, इसलिए शायद मराठा से इसकी पहचान महाराष्ट्र के रूप में हुई, क्योंकि शिवाजी महाराष्ट्र से निकले, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह उन्होंने अपनी ध्वजा लहराई, अपने राज्य स्थापित किए और मराठों ने दिल्ली पर कब्जा करने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। तब से नहीं हुए जब से पानीपत का युद्ध शुरू हुआ। और ये संयोग या दुर्भाग्य कहिए कि आज तक महाराष्ट्र से कोई प्रधानमंत्री के पद तक नहीं पहुंचा। नंबर 2 की सीट पर गए, यशवंतराव चौहान गए, शिवाजीराव पाटिल गए, गृह मंत्री बने, शंकरराव चौहान गृह मंत्री बने, लेकिन इसके बावजूद इस राज्य की अधूरी ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। प्रतिभा पाटिल को इसी मंशा के तहत राष्ट्रपति बनाया गया था और शिवसेना ने अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर कांग्रेस की प्रतिभा पाटिल को इसलिए समर्थन दिया था क्योंकि एक मराठी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे पहुंच रहा था। महाराष्ट्र तो अनेक रंगों और छटाओं का प्रदेश है। इसमें संस्कृति की बात हो, राजनीति की बात हो, आज़ादी में मशाल जलाने की बात हो, समाज सुधार की बात हो, संतों महात्माओं की बात हो, इसमें तरह तरह के रंग आपको दिखाई देंगे। ये भी धरती है जहाँ शिवाजी ने अपने घोड़े दौड़ाए। ये वही धरती है जहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिलाओं को पढ़ाने और विधवाओं का विवाह करने की वकालत की। ये वही धरती है जहाँ से तिलक गर्जित है। ये वही धरती है जहाँ महर्षि धोंडो कर्वे ने महिलाओं को शिक्षा देने के लिए महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। सबसे पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की। ये वही धरती है जहाँ संविधान लिखने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए, जिन्होंने समता की ज्योति जलाई। ये वही प्रदेश है जहाँ फिल्मों की शुरुआत हुई। फिल्मों के भीष्म पितामह दादा साहेब फाल्के यहीं पैदा हुए। आप नाम लेते जाइए, किस किस का नाम लेंगे? भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, वसंत गुवारिकर, जयंत नार्लिकर, रघुनाथ माशेलकर, टाटा, बिरला, अंबानी, अजीम प्रेमजी, बजाज, किर्लोस्कर, न जाने कितने खानदानों ने इस महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाया। समाज सेवक हो गए, सुधारक हो गए। बाबा साहेब आमटे, मेधा पाटकर। बाबा आमटे ने तो आनंद वन में कुष्ठ रोगियों के लिए इलाज का एक ऐसा वो बनाया, आश्रम बनाया कि जहाँ वे खुद अपने हाथों से कुष्ठ रोगियों का इलाज करते थे। ये वही प्रदेश है जहाँ पारसी थिएटर जन्मा, मराठी थिएटर ने प्रगति की, विज्ञान, अर्थशास्त्र, कला, संस्कृति
ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महाराष्ट्र ने निशान नहीं लगाए। देश में सहकारिता का इतिहास अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया प्रयोग महाराष्ट्र में हुए सहकारिता के क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा सहकारी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में हुआ है। 60 के दशक में ग्रामीण विकास के लिए सहकारिता का जबरदस्त प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ। शक्कर कारखाने खुले, सहकारी बैंकें खुली, कई साख समितियां खुली। इतना हो गया कि गृह निर्माण भी सहकारिता के क्षेत्र में आ गया। ये भारत में सबसे पहले सारी चीज़ें महाराष्ट्र में हुई। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय जो योजनाएं बनी उनकी नींव महाराष्ट्र में पड़ी, जैसे कि पंचायत राज, सहकारिता, पंचायत राज, रोजगार गारंटी स्कीम जिसको आजकल हम मनरेगा या महात्मा गांधी रोजगार योजना कहते हैं, ये सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरुआत हुई जब अकाल पड़ा था तब। अंधश्रद्धा निर्मूलन का मामला हो, शालेय शिक्षण या उच्च शिक्षा का मामला हो, ये सब जो चीज़ें हैं महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र का पुणे शहर देश का 6वां बड़ा शहर है और इसको पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये शिक्षा की बहुत ही प्राचीन नगरी है। रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। देश में अन्य राज्यों के मुकाबले सर्वाधिक रोजगार महाराष्ट्र पैदा करता है और न सिर्फ पैदा कर रहा है बल्कि देश की जीडीपी में 18% इसका योगदान है। यहाँ के नागरिकों की औसत आय देश के औसत आय से ज़्यादा है। महाराष्ट्र के नागरिकों की औसत आय है 1,34,081 रुपये, जबकि देश के औसत व्यक्ति की आय है 88,553 रुपये। अब महाराष्ट्र ने जो प्रगति की है और महाराष्ट्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बहुत मज़ेदार चीज़ें बताऊंगा जो आपने जीवन में कभी सुनी नहीं होगी, ऐसी भी चीज़ें बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए। महाराष्ट्र में देश में सबसे ज़्यादा सड़कें हैं। कितनी हैं? 2,67,500 किलोमीटर। महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह है जहां लगभग 52,000 साल पहले एक उल्का पिंड गिरा आसमान से और उसमें एक लवण जो रहता है उसका एक सरोवर बन गया। इसे लोणार कहते हैं। ये है बुल्ढाना के करीब। कभी आपका महाराष्ट्र के बुल्ढाना अकोला साइड आना हुआ तो इसे ज़रूर देख लीजिए। इसके पानी में लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, खारा बहुत है ये पानी। महाराष्ट्र में एक गांव ऐसा है जिसमें पूरे गांव में मकानों में दरवाज़ा नहीं है। हाँ, शनि शिंगणापुर की बात मैं कर रहा हूँ। शनि शिंगणापुर में न कोई ताला इस्तेमाल करता है न कोई दरवाज़ा लगाता है। कहते हैं कि इस गांव में जो भी चोरी करेगा उसको शनि महाराज दंड देंगे। महाराष्ट्र में एक रेलवे स्टेशन ऐसा है जो शुरू तो महाराष्ट्र में होता है और ख़त्म होता है गुजरात में जाकर। हाँ, एक रेलवे स्टेशन 2 राज्यों के बीच में, और ये रेलवे स्टेशन है नवापुर का। अब महाराष्ट्र की बात करें और मुंबई के डिब्बे वालों की बात न करें तो ठीक नहीं होगा। मुंबई के डिब्बे वालों का जो नेटवर्क है इसको यूरोप के कई देशों के मैनेजमेंट स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि मुंबई के किसी भी कोने में से आप अगर खाने का डिब्बा अपने किसी परिचित को, पति को, भाई को भेजें और वो कहीं फोर्ट में, चेंबूर में, मुंबई के किसी भी हिस्से में काम कर रहा हो, उसे ठीक 1 से 1:30 बजे के बीच वो डब्बा डिलीवर हो जाता है बगैर नाम पते के। कैसे? हर डिब्बे पे कूट संख्या होती है जिसमें पहली संख्या होती है
वो कहाँ से शुरू हुआ डब्बा। दूसरी संख्या होती है कि उसको कहाँ से कैसे जाना है उसको। अगर नरीमन पॉइंट कोई बोरीवली से डब्बा जा रहा है तो बोरीवली का एक नंबर है, वो दादर में बदलेगा, दादर से नरीमन पॉइंट कैसे जाएगा, उसके खाली नंबर पड़े रहते हैं। और वहाँ डब्बा लाने वाला एक व्यक्ति है, स्टेशन से पहुँचाने वाला दूसरा व्यक्ति है। इस तरह से ये डब्बा घर से निकलकर उस व्यक्ति तक जाने में बीच में 10 आदमी बदल जाते हैं, लेकिन कभी भी डब्बा बदलता नहीं, कभी भी गलती से किसी दूसरे को डिलीवर नहीं होता। ये अनोखा सिस्टम उन लोगों ने डेवलप किया है जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। इसमें इक्का दुक्का ऐसे लोग होंगे, करीब 8000 डिब्बे वाले हैं, इसमें ज़्यादातर नॉन मैट्रिक, कम पढ़े लिखे या मैट्रिक तक शिक्षा वाले हैं। लेकिन ये पूरा नेटवर्क इस ज़बरदस्त ढंग से चलता है कि दूर दूर से लोग आके अपना माथापच्ची करते हैं कि भाई ये कैसे करते होंगे काम। अब चलिए, डिब्बे वालों की बात हो गई। अब हम आपको एक और चीज़ बताएं कि विश्व के 10 ईमानदार देशों में महाराष्ट्र का नंबर चौथा है, मुंबई का। यानी यहाँ ईमानदार लोगों की तादाद अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है। वो इसलिए भी क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर लोग यहाँ रहते हैं। इनकम टैक्स का 43% हिस्सा मुंबई और महाराष्ट्र से सरकार को मिलता है। अब एक और हैरान करने वाला तथ्य आपको बताता हूँ। सोलापुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है शेतफाल। इस गांव में पूरे घरों में कोबरा सांप जो है वो आपको बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाई देगा। आज तक इस गांव में लोगों के घरों में, छतों में, आंगन में, बगीचे में बच्चों के हाथ में सांप नज़र आते हैं। ये सांप वाला गांव कह के जाना जाता है। लेकिन इस गांव में आज तक किसी कोबरा ने किसी को सर्पदंश करने की कोई शिकायत नहीं आई है। ये भी एक अजीब तथ्य है। अब मुंबई की धड़कन बोला जाता है मुंबई के लोकल ट्रेनों को, और हर लोकल ट्रेन की कैपेसिटी है 1700 यात्रियों की। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि पिक आवर में इन ट्रेनों में 4500 से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। यानी कितने गुना, अंदाज़ा लगाइए आप। ये महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा जाता है कि ये संतों और महात्माओं की भूमि है। यहाँ पर संत तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, रामदास, ताजुद्दीन बाबा, मलंग बाबा, शंकर महाराज, नरसिंह सरस्वती, वासुदेव टेम्बे स्वामी, गजानन महाराज, स्वामी समर्थ, साईं बाबा, न जाने कितने साधु संतों की यह भूमि है। बड़े जो संस्थान हैं, साईं बाबा, सिद्धिविनायक, तुलजा भवानी, पंढरपुर, यहाँ से राज्य शासन को प्रतिवर्ष 700 करोड़ की आय होती है। मुंबई का लालबाग का राजा 5 करोड़ रुपए गणेश उत्सव के 10 दिनों में कमाता है। महाराष्ट्र में 3.5 शक्तिपीठ है। कोल्हापुर की महालक्ष्मी, तुलजापुर की तुलजा भवानी, माहूर की रेणुका और नासिक के पास एकवीरा देवी है। औरंगाबाद शहर में लंबे समय तक औरंगजेब ने शासन किया और उसने पूरी जिंदगी लगा दी मराठों से लड़ाई लड़ने में, लेकिन कभी जीत नहीं पाया। तो इस औरंगाबाद शहर में को दरवाज़ों का शहर कहते हैं। इस शहर में 52 गेट हैं। कितने? 52। नागपुर को हम सब लोग 2 चीज़ों के लिए जानते हैं। एक तो उसको ऑरेंज सिटी कहते हैं
तो संतरे के लिए जाना जाता पूरे देश में। एक दूसरा फैक्ट है कि यहाँ आरएसएस का हेडक्वार्टर है। लेकिन एक और फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक के पास हम जो सोना रखती है सरकार, वो सब सोना नागपुर में रखा हुआ है। नागपुर में रिजर्व बैंक की ब्रांच सिर्फ सोने की रखवाली का काम करती है, इसलिए इसको सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। बैडमिंटन खेल की बात करें, बैडमिंटन खेल अंग्रेज़ों ने सबसे पहले पुणे में खेला और उसको खेल की संज्ञा दी। पूरे एशिया में सबसे पहले ट्रेन महाराष्ट्र के ठाणे और मुंबई के बीच चली। दिन था 16 अप्रैल 1853। अब रामायण की बात करते हैं। रामायण में जिक्र है कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। कहा यह जाता है कि नासिक शहर में यह घटना हुई, इसलिए उस शहर को नासिक यानी नाक से संबंधित, शूर्पणखा की नाक जहाँ काटी गई वह नासिक है। यहाँ पर पंचवटी है। कहते कि यहाँ राम लक्ष्मण ये सब लोगों ने यहाँ पर समय बिताया था। यहाँ एक सीता कुटी भी है अलग से, तो कभी आप नासिक जाएं तो इन सब जगहों को अवश्य देखें। इज़राइल की जितनी आबादी है उतनी आबादी हर दिन मुंबई में रेल का सफ़र करती है। लोकल ट्रेनें लगभग 60 लाख लोगों को मुंबई में इस छोर से उस छोर, उस छोर से इस छोर लेके आती जाती रहती है। ये 60 लाख लोगों के अलावा हर दिन भारत में 1 करोड़ लोग रेल से सफ़र करते हैं। यानी आप सोचिए कि 1 करोड़ भारत में, उसमें 60 लाख सिर्फ मुंबई के लोग उस रेल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मुंबई में मध्य रेल, पश्चिम रेल का हेडक्वार्टर भी है। आज भारत में थल सेना है, वायुसेना है और नौसेना है। लेकिन नौसेना की शुरुआत कैसे हुई? नौसेना की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई और नौसेना की स्थापना करने वाले थे शिवाजी महाराज। उन्होंने सबसे पहले कान्होजी आंग्रे को अपना एडमिरल नियुक्त किया था। आज नौसेना का हेडक्वार्टर मुंबई में है और वाइस एडमिरल, नौसेना के जो एडमिरल है वो मुंबई में ही बैठते हैं। ये थे मज़ेदार महाराष्ट्र के फैक्ट। कल से फिर हम किसी विचार पे लौटेंगे, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में 60वें हीरक महोत्सव की खूब व्यापक तैयारियां हुई थी। लेकिन कोरोना के काल शुरू होने के कारण और कोरोना होने के कारण सारे सरकारी आयोजन खत्म हुए। इसलिए हमने सोचा कि क्यों न इस मौके का लाभ उठाते हुए आपको महाराष्ट्र के बारे में जानकारी दें। आज जो भी कुछ हमने जानकारी आपको दी वो आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाने वाली साबित होंगी और आपने पहली बार कई सारी चीज़ें सुनी होंगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। आज के दिन इतना ही। जय महाराष्ट्र।